अगले दिन तकरीबन 10 बजे सईदा माँ के घर आई। इमामा का मुस्कुराता मुतमईन चेहरा देखकर फौरी रद्द-ए-अमल ये हुआ कि उन्होंने न सिर्फ सालार के सलाम का जवाब दिया बल्कि उसके सर पर प्यार देते हुए उसका माथा भी चूमा। ये सब लेकर जाना है। वो उसे अपने कमरे में लाई थी। वहाँ किताबों की 2 अलमारियां थी और उनमें तकरीबन 300-400 किताबें थे। एक बॉक्स। सालार ने हाथ के इशारे से पूछा। नहीं, एजल, कैनवस और पेंटिंग का सामान भी। इमामा ने कमरे में दीवार के साथ पड़े पेंटिंग के सामान और कुछ अधूरी पेंटिंग्स की तरफ इशारा किया। ये सब कुछ ज्यादा नहीं, बॉक्स से तकरीबन 2 कार्टन में आएंगे। सालार ने उन किताबों को देखते हुए अंदाजा लगाया। नहीं, इतनी बॉक्स नहीं है, और भी, इमामा ने कहा। उसने अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया, फिर घुटनों के बल कारपेट पर बैठते हुए बेड के नीचे से कार्टन खींचना शुरू किया। ठहरो, मैं निकालता हूँ। सालार ने उसे रोका, खुद झुककर उस कार्टन को खींचने लगा। बेड के नीचे जितने भी डिब्बे हैं वो सारे निकालो, उन सब में बॉक्स हैं। इमामा ने उसे हिदायत दी। सालार ने झुककर बेड के नीचे देखा। वहाँ मुख्तलिफ साइज के कम से कम 7-8 डिब्बे मौजूद थे। एक के बाद एक डिब्बा निकालता गया। बस, उसने खड़े होते और हाथ झाड़ते इमामा से पूछा। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं थी। वो कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी के ऊपर एक स्टूल पर चढ़ी कुछ डिब्बे उतारने की कोशिश कर रही थी। सालार ने एक बार फिर उसे हटाकर खुद 2 डिब्बे नीचे उतारे। उसका ख्याल था कि किताबों की आखिरी खेप है, क्योंकि कमरे में से डिब्बा रखने की कोई और जगह नजर नहीं आई। ये उसकी गलतफहमी थी। वह अब अलमारी को खोली उसके अंदर मौजूद एक खाने से किताबें निकालकर बेड पर रख रही थी। वो कम से कम 100 किताबें थे जो उसने अलमारी से निकाली थी। वो खड़ा देखता रहा। अलमारी के बाद बेडसाइड टेबल्स की दराजों की बारी थी, उनमें भी किताबें थे। बेडसाइड टेबल्स के बाद ड्रेसिंग टेबल की दराजा खानों की बारी थी। कमरे में मौजूद कपड़े की जिस बास्केट को लॉन्ड्री बास्केट समझा था, वो भी किताबें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। वो कमरे की वस्त में खड़ा उस कमरे की मुख्तलिफ जगहों से किताबें बरामद करते हुए देख रहा था। बेड पर मौजूद किताबों का ढेर अब शेल्फ पर लगी किताबों से भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन वो अब भी बड़ी शिद्दत के साथ कमरे की मुख्तलिफ जगहों पर रखी हुई किताबें निकाल रही थी। उसने उन खिड़कियों के पर्दे हटाए जो शहर में खुलती थी। उसके बाद सालार ने उसे बारी बारी सारी खिड़कियां खोलकर उनमें से भी किताबें निकालते हुए देखा जो प्लास्टिक की शॉप पर जमीन बंद थे। शायद यह एहतियात किताबों को मिट्टी और नमी से बचाने के लिए की गई थी। बस इतनी ही किताबें। उसने आखिर सालार को मुतला किया। सालार ने कमरे में चारों तरफ बिखेरे डिब्बा और डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर पर एक नजर डालते हुए बड़े तहम्मुल से पूछा, कोई और सामान भी है? हाँ, मेरे कुछ कैनवस और पेंटिंग्स भी है, मैं लेकर आती हूँ। वो उसके जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गई। सालार ने डबल बेड पर पड़ी किताबों के ढेर से किताब उठाई। वो एक नावल था, घटिया रोमांस लिखने वाले एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन राइटर का नावल। उसने टाइटल पर नजर डाले, बेख्तियार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अगर वो नावल का नाम इमामा के सामने लेता तो सुर्ख हो जाती। उसने नावल खोला। किताब के अंदर पहले ही खाली सफ़े पर इमामा ने अपना नाम लिखा था। जिस तारीख को किताब खरीदी गई वो तारीख, जिस जगह से खरीदी गई वो जगह, जिस तारीख को किताब पढ़ना शुरू किया और जिस तारीख को किताब खत्म की, वो हैरान हुआ। उस तरह के नावल को फजूल समझता था। वो शायद ये कभी पसंद नहीं करता कि उस राइटर के किसी नावल को कोई उसके हाथ में देखा, मगर उसने उस नावल पर इतनी संजीदगी से अपना नाम और डेट्स लिखी हुई थी जैसे वो बेहद अहम किताब हो। उसने नावल के चंद और सफ़े पलटे और फिर कुछ बेयकीनी के आलम में पलटता ही चला गया। नावल के अंदर जगह जगह रंगीन मार्कर्स के साथ मुख्तलिफ लाइंस हाईलाइट की गई थी। बास लाइंस के सामने स्टार और बास के सामने डबल स्टार बनाए गए थे। वो बेख्तियार गहरा सांस लेकर रह गया। उस लाइंस में बेहुदा रोमांस, बेहद प्लाटोनिक सूफी बातें, जुबानी डायलॉग्स थे, उन पर स्टार बने हुए निशान ज़दा थी। सालार ने वो नावल रखते हुए दूसरा नावल उठाया, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। वो सब की सब रोमांटिक थी। एक ही तरह के रोमांटिक नॉवेल्स और वो सब भी उस तरह हाईलाइटेड थे। वो जिंदगी में पहली बार रोमांटिक और वो भी मिल्स एंड बोन्स और बारबारा कॉटलैंड के टाइप की रोमांस के इतने संजीदा कारी से मिल रहा था। और किताबों की इस ढेर को देखते उस पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि वो किताबें नहीं पढ़ती थी बल्कि सिर्फ यही नॉवेल्स पढ़ती थी। कमरे में मौजूद उन 1,500 किताबों में उसे सिर्फ चंद पेंटिंग्स
ककरी और शायरी की किताबें नजर आई थी। बाकी सब इंग्लिश नॉवेल्स थे। और ये लेकर जानिए, एक नावल देखते हुए इमामा की आवाज़ पर बेख्तियार चौंका। वो कमरे में 2-3 चक्रों के दौरान कुछ मुकम्मल और कुछ अधूरी पेंटिंग्स एक छोटा सा ढेर पे बना चुकी थी। साला उस दौरान किताबों की जायजे में मसरूफ रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ नावल वापस किताबों के उस ढेर पर रख दिया जो बेड पर पड़ा था। कारपेट पर पड़ी उन पेंटिंग्स पर नजर डालते हुए सालार को एहसास हुआ कि सईदा अम्मा के घर में जा बजा लगी हुई पेंटिंग्स भी उसके हाथ की बनी हुई हैं और यकीनन उन पेंटिंग्स के किसी दीवार पर लटकाना होने का सबब मजीद खाली जगह का दस्तयाब न होना था। बेटा, ये सारा काट कबाड़ की इकट्ठा कर लिया, ये लेकर जाओगी साहब? सईदा अम्मा कमरे में आती ही कमरे की हालत देखकर चौंकी। अम्मा, ये जरूरी चीजें हैं मेरी। इमामा सालार के सामने उस सामान को काट कबाड़ करार दिए जाने पर कुछ जज्बस हुई। क्या जरूरी है इनमें? किताबें तो रद्दी में दे देते, इतना ढेर लगा लिया है। और तस्वीरें वहीं रहने दे जहाँ पड़ी थी। छोटा सा घर है तुम लोगों का, वहाँ कहाँ पूरा आएगा ये सब कुछ? सईदा अम्मा किताबों के इस ढेर को देखकर मुतहश हो रही थी। यकीनन उन्होंने भी इमामा की सारी किताबों को पहली बार इकट्ठा देखा था और ये उनके लिए कोई खुशगवार नज़ारा नहीं था। नहीं, आ जाएगा पूरा ये सब कुछ। 3 बेडरूम्स हैं, उनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे ये सामान रखने के लिए, लेकिन दूसरी चीज़ों को यहीं रखना पड़ेगा। कंबल, कॉल्स, रग्स और कुशन्स वगैरह को 1 सेकेंड में तैयार हो गई थी। लेकिन बेटा, ये सारा सामान तो काम का है, घर सजाना इससे। ये किताबों के ढेर और तस्वीरों का क्या करोगी तुम? सईदा अम्मा अब भी मुअतरज़ थी। कोई बात नहीं, उनकी किताबें जरूरी हैं। अभी कुछ और कार्टन या शॉपर से जिन्हें पैक करना है। सालार ने अपने स्वेटर के आस्तीनों को मोड़ते हुए आखिरी जुमला इमामा से कहा। 3 बजे के करीब वो सारा सामान उनके घर पर गेस्ट रूम में बिखरा हुआ था। फुरकान ने उस दिन भी उन्हें इफ्तारी के लिए अपनी तरफ मदद किया हुआ था, लेकिन सालार ने मुआज़रत कर ली। फिलहाल उस सामान को ठिकाने लगाना ज्यादा अहम था। एक स्टोर में सालार ने कुछ अरसे पहले एल्यूमिनियम और शीशे के रैक्स वाली कुछ अलमारियां देखी थी। इत्तिफाक ही था कि वहां लगाया हुआ चक्कर बेकार नहीं गया। 6 फीट ऊंची और 3 फीट चौड़ी एक ही तरह की 3 अलमारियों ने गेस्ट रूम की एक पूरी दीवार को कवर करके एकदम उसे स्टडी रूम की शक्ल दे दी थी। लेकिन इमामा की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उन 3 अलमारियों में से उसकी तकरीबन सारी किताबें समा गई थी। उन किताबों के इतने सालों में पहली बार कोई ढंग की जगह नसीब हुई थी। उसके एजियल और रैक्स लॉन्ड्री की दीवार पर बनी रैक्स पर समेटे गए थे। वो जहेज के सामान में बर्तन और बेडशीट्स के अलावा कुछ नहीं लाई थी। तब उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत में उस सामान में से सिर्फ उन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल लिखा था। सालार का किचन एरिया पहली बार एक आबाद जगह का नजारा पेश कर रहा था। बर्तनों के लिए बने रैक्स के शीशों से नजर आती नई क्रॉकरी और काउंटर की स्लैब पर किचन के इस्तेमाल की छोटी मोटी नई चीजों ने किचन की शक्ल को बिल्कुल बदल कर रख दिया था। वो लोग रात के 10 बजे जब फारिग हुए तो अपार्टमेंट में आने वाला नया सामान समेटा जा चुका था। उसके लिए फुरकान के घर से खाना आया था, लेकिन उस रात इमामा ने उसे बड़े एहतिमाम के साथ नई क्रॉकरी सर्व किया था। अच्छा लग रहा है ना इसे? इमामा ने चमकती आंखों के साथ उससे पूछा। सालार ने अपने सामने मौजूद नई ब्रांड डिनर प्लेट और उसके अतराफ में लगी चमकती हुई कटलरी को देखा और फिर काटा उठाकर उसे बगौर देखते बेहद संजीदगी से कहा, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट के ओपनिंग वाले दिन सबसे पहले अकलौते कस्टमर है। लेकिन मसला ये है, इमामा की क्रॉकरी और कटलरी इतनी नहीं है कि उसमें खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा। मैं पुराने बर्तनों में भी नहीं खा सकता। इमामा का मूड बुरी तरह ऑफ हुआ। कम अज कम ये जुमला नहीं था जो उस मौका पर उसने सुनना चाहती थी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। सालार ने फौरन अपनी गलती की तस्दीक की थी। उसे अंदाजा हो गया था कि फिलहाल मजाक को सराहने के मूड में नहीं थी। इमामा की तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए सालार ने कहा, खाने के बाद कहीं कॉफी पीने चलेंगे। इस बार उसके चेहरे पर कुछ नरमी आई। किचन का सामान लेना है, उसने फौरन कहा। वो चावल का चम्मच मुंह में डालते रुक गया। अभी भी कोई सामान लेना बाकी है? वह हैरान हुआ। ग्रोसरी चाहिए। कैसी ग्रोसरी? किचन में सब कुछ तो है। आटा, चावल, दालें, मसाले क्या है? कुछ भी नहीं, इमामा ने जवाबन पूछा। उनको मैंने क्या करना है? मैंने कभी खाना नहीं पकाया। सालार ने कंधे उचकाकर लापरवाही से कहा। लेकिन मैं तो पकाऊंगी ना, हमेशा तो दूसरे के घर से नहीं खा सकते हम, इमामा ने संजीदगी से कहा। 4 कंटेनर्स भी चाहिए। इमामा को याद आया, फिलहाल आज मेरा इस तरह की खरीदारी करने का मूड नहीं है, मुझे थकन महसूस हो रही है। सालार कराहा।
अच्छा ठीक है, कल खरीद लेंगे, इमामा ने कहा। उस रात वो कॉफी के लिए करीबी मार्केट तक ही गए थे। काफी फोर्ट्रेस के गिर्द घुमाते उन्होंने वही गाड़ी में बैठे हुए कॉफी पी। शुक्र है किताबों को तो जगह मिल गई। सालार कॉफी पीते हुए चुका और खिड़की से बाहर दूर शॉप्स को देखते बड़बड़ाई थी। उसके लाशऊर में अब भी कई किताबें अटकी हुई थी। वो किताबें नहीं है, सालार ने संजीदगी से कहा। कॉफी का घूंट भरते उसने चौंक सालार को देखा। 95% नावेल से, वो भी चीप रोमांस। 5-10 में समझ सकता हूँ, चलो इतने सालों में 100-200 भी हो सकते हैं, लेकिन 1500-2000 उस तरह के नावेल्स। तुम्हारा कितना स्टेमिना है इस तरह की रबिश पढ़ने के लिए, और तुमने बाकायदा मार्क करके पढ़ा है उन नावेल्स को। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में चीप रोमांस की सबसे बड़ी कलेक्शन इस वक्त मेरे घर में है। वो खामोश रही, कॉफी पीते खिड़की से बाहर देखती रही। सालार कुछ देर उसकी तरफ से किसी रद्द-ए-अमल का इंतजार करता रहा। फिर उसकी लंबी खामोश पर उसे खदशा हुआ कि कहीं बुरा न मान गई हो। अपने बायां बाजू उसकी कंधों पर फैलाते उसने जैसे खामोश माजरत पेश की। ठीक है, चीप रोमांस है, लेकिन अच्छा लगता है मुझे सब कुछ। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ देर बोली। वहाँ लोग हमेशा मिल जाते, कोई किसी से बिछड़ता नहीं है। मेरे लिए वंडरलैंड है। वो खिड़की से बाहर देखते हुए जैसे कहीं और पहुंची हुई थी। वो खामोशी से उसका चेहरा देखता और उसे सुनता रहा। जब अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा न हो रहा हो तो किसी ऐसी दुनिया में जाना अच्छा लगता है जहाँ सब कुछ परफेक्ट हो। वहाँ वो कुछ हो रहा हो जो आप चाहते हैं, वो मिल रहा हो जो आप सोचते हैं। झूठ है सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। उससे मेरी जिंदगी की कड़वाहट थोड़ी कम होती थी। जब मैं जॉब नहीं करती थी तब ज्यादा पढ़ती थी नॉवेल्स, कभी कभार सारा दिन और सारी रात। जब मैं नॉवेल्स पढ़ती थी तो मुझे कोई भी याद नहीं आता था। अम्मी, अब्बू, बहन, भाई, भतीजे, भतीजा, भांजे, भांजे, कोई नहीं। वरना बहुत मुश्किल था सारा दिन या रात को सोने से पहले अपनी फैमिली के अलावा किसी और चीज के बारे में सोचना, अपनी जिंदगी के अलावा किसी और के बारे में परेशान होना। मैं खौफनाक ख्वाब देखती थी और फिर मैंने उन नॉवेल्स के जरिए ख्वाबों की दुनिया बसा ली। मैं नावल खोलती थी और एकदम जिंदगी बदल जाती थी। मेरी फैमिली होती थी उसमें, मैं होती थी, जलाल होता था। सालार कॉफी का घूंट नहीं ले सका। उसके लबों पर उस शख्स का नाम सुनकर कितनी अजियत हुई थी उसे। नहीं, अजियत बहुत ही छोटा सा लफ्ज है। ऐसी तकलीफ इंसान को शायद मरते वक्त होती होगी। हाँ, अगर उन ये नॉवेल्स इसकी कामिल दुनिया और इसका वंडरलैंड थे तो उसमें जलाल अंसरी होता होगा। सालार सिकंदर नहीं हो सकता था। वो उसके साथ मजहबन और कानूनी रिश्ते में बंधी थी। दिल के रिश्ते में कहाँ बंधी थी? दिल के रिश्ते में तो शायद अभी तक, और वो तो माजी था जहाँ जलाल अंसर के सिवा कोई दूसरा नहीं था। उसका चेहरा देखते और रंजीदगी से सोच रहा था। इमामा को बोलते हुए शायद एहसास भी नहीं हुआ था कि उसने जलाल का नाम लिया और किसी पेराई में लिया था। एहसास होता तो जरूर अटकती या कम से कम एक बार सालार का चेहरा जरूर देख लेती। वो अभी भी खिड़की से बाहर देख रही थी, अभी भी कहीं और थी, अभी भी किसी का सब्र आजमा रही थी। अच्छा लगता था मुझे उस दुनिया में रहना। वहाँ उम्मीद थी, रोशनी थी, इंतजार था, लेकिन ला हासिल नहीं। तकल्लुफ़ी थी मगर अब्दी नहीं, आंसू थे मगर कोई पोंछ देता था, और वाहिद किताबें थे जिनमें इमामा हाशिम होती थी, आमना नहीं। हर बार इन किताबों पर अपना नाम लिखते हुए मैं जैसे खुद को याद दिलाती थी कि मैं कौन हूँ। दोबारा किताब खोलने पर जैसे किताब मुझे बताती थी कि मैं कौन हूँ। वो मुझे मेरे पुराने नाम से बुलाती थी, उस नाम से जिससे इतने सालों में मुझे कोई और नहीं बुलाता था। तारीखी में बात सफा इतनी रोशनी भी बहुत होती है जिससे इंसान बेशक अपने आप को न देख पाए लेकिन अपना वजूद महसूस करने के तो काबिल हो जाए। उसकी आवाज अब भीगने लगी थी। वो खामोश हो गई। दोनों के हाथ में पकड़े कपों में कॉफी ठंडी हो गई थी और वो उसे अब पीना भी नहीं चाहते थे। वो अब डैशबोर्ड पर पड़े टिश्यू बॉक्स से टिश्यू पेपर निकाल कर अपनी आंखें खुश कर रही थी। साला ने कुछ कहे मगर उसके हाथ से कॉफी का कप ले लिया। एक डिमस्टर में दोनों कप फेंकने के बाद वो दोबारा गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करते उसने मामा से पूछा, और कॉफी चाहिए तुम्हें? नहीं। वापसी का रास्ता गैर मामूली खामोशी में तय हुआ था। मुझे ऑफिस का कुछ काम है, तुम सो जाओ। कपड़े तब्दील करके सोने के बजाय कमरे से निकल गया। मैं इंतजार करूंगी, इमामा ने उससे कहा। नहीं, मुझे जरा देर हो जाएगी। उसने इमामा के हाथ में पकड़े नावल को नजरअंदाज करते हुए कहा, जो रात को पढ़ने के लिए लेकर आई थी। उसे वाकई ऑफिस के कुछ काम निपटाने थे, मगर स्टडी टेबल पर बैठी उसे अंदाजा हो गया कि आखिरी काम जो आज करना चाहता था वो ये था,
कुछ देर वो लैपटॉप ऑन किए अपने टेबल पर बैठा रहा, फिर एकदम उठकर गेस्ट रूम में आ गया। लाइट ऑन करती किताबों से भरी हुई सामने दीवार के साथ लगी अलमारियां उसकी नजरों के सामने आ गई। उसने किताबों को वहां कुछ घंटे पहले ही रखा था, बड़ी एहतियात और निफासत के साथ। मुसन्निफ के नाम के एतबार से उनके मुख्तलिफ रैक्स पर ग्रुपिंग की थी। तब तक उसके लिए सिर्फ इमामा की किताबें थे, लेकिन अब उन तमाम किताबों को उठाकर बहरे अरब में डुबो देना चाहता था, या कम अज कम रावी में तो फेंक ही सकता था। वो अब किताबें नहीं, रद्दी थी। इमामा की तस्वराती परफेक्ट जिंदगी जो जलाल अंसर के साथ गुजारती रही होती, और 1,500 रोमांस उन किरदारों की रोमांस नहीं थी जो उन नॉवेल्स में थे। और सिर्फ 2 किरदारों का रोमांस था, इमामा और जलाल का। आला अफसर बनने के लिए खुले दिल या बर्दाश्त की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिमाग का काम न करना ज्यादा जरूरी होता है। वो भी उसका शौहर था और उन किताबों को घर में नहीं रखना चाहता था, और वो ऐसा कर सकता था। वो उसकी बीवी थी, रोती रोती नाराज होती, लेकिन इतनी बाख्तियार नहीं थी कि उसकी मर्जी के बगैर उन किताबों को वहां रख सकती। वो औरत थी, जिद कर सकती थी, मनवा नहीं सकती थी। वो मर्द था, उसे अपनी मर्जी के लिए जिद जैसे किसी हरबे की जरूरत नहीं थी। ये उसका घर था, ये उसकी दुनिया थी। वो शराइत के साथ नहीं रहना चाहता, न ये ऐसे जी सकता है। वो मराद के साथ दुनिया में आता है, उसी के साथ दुनिया में रहता है। तो आसान हल ये था जो उसे माशरा उसका जहन बता रहा था, मुश्किल हल वो था जो उसका दिल और उससे कह रहा था, और दिल कह रहा था छोड़ो, जाने दो यार, जहर का घूंट है, लेकिन पी जाओ। और दिल न भी कहता तभी उस चीज को अपने घर से निकाल कर नहीं फेंक सकता था जो इमामा की मलकियत थी, जो कभी उसके दुखों के लिए मरहम बनी थी। उन किताबों के किरदारों में वो जिस किसी को भी सोचती रही थी, लेकिन उन किताबों पर लिखा हुआ नाम उसका अपना था, और ये वो नाम था जो उसकी रूह का हिस्सा था। सबर की कई किस्में होती हैं और कोई भी किस्म आसान नहीं होती, वहाँ खाली उसने सोचा और लाइट ऑफ करके कमरे से बाहर निकल आया। और रमजान में कभी सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन स्टडी रूम में वापस आकर उसने सिगरेट सिलगाया था। उस वक्त खुद को नॉर्मल करने के लिए ही वाहिद हल उसकी समझ में आया। एक सिगरेट पीने की नीयत से बैठे हुए उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो कितने सिगरेट पी चुका है। सालार, इमामा की आवाज में रॉकिंग चेयर पर बैठे बैठे चौंका। गैर महसूस अंदाज में बाएं हाथ में पकड़ा सिगरेट उसने एश ट्रे में मसला। वो दरवाजे में ही खड़ी थी और यकीनन उसके हाथ में सिगरेट देख चुकी थी। न भी देखती तब भी कमरे में फैली सिगरेट की बू उसे बता देती। तुम स्मोकिंग करते हो? वो जैसे कुछ परेशान और शॉक्ड अंदाज में आगे बढ़ी। नहीं, बस कभी कभार जब अपसेट होता हूँ तो एक आध सिगरेट पी लेता हूँ, कहते हुए सालार की नजर एश ट्रे पर पड़ी। उस सिगरेट से टुकड़ों से भरी हुई थी, आज कुछ ज्यादा ही पी गया। वो बड़बड़ाया, फिर उसने सिर उठाकर उससे देखा और अपना लहजा हमवार रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम सोए नहीं अभी तक? तुम मेरी वजह से अपसेट हो? उसने सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछा। तो उसने महसूस कर लिया। सालार उसका चेहरा देखा और सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और इस्तिराब था। वो नाइटी में मलबूस ऊनी शॉल अपनी घर लपेटे हुई थी। सालार जवाब देने के बजाय रॉकिंग चेयर की पुष्टि से टेक लगा से देखता रहा। उसकी कुर्सी को हिलाना बंद कर दिया था। उसकी खामोशी ने जैसे उसकी इस्तिराब में और इजाफा किया। तुम्हारी फैमिली ने कुछ कहा है या मेरी फैमिली ने कुछ किया है? वो क्या सोच रही थी? सालार ने बेख्तियार एक गहरा सांस लिया। काश ये वजह होती, वो न होती जो थी। क्या कहेगी मेरी फैमिली या क्या करेगी तुम्हारी फैमिली? उसने मध्यम आवाज में उससे पूछा। वो उसी तरह उलझी हुई यूं चुप खड़ी रही, जैसे उसे खुद भी उस सवाल का जवाब मालूम नहीं था, लेकिन वो खामोश उसे देखती रही, यूं जैसे उसे यकीन हो कि वो सच नहीं बोल रहा। वो हैरान था कि वो कैसे कैसे खदशा जहन में ले बैठी है। वो रॉकिंग चेयर पर सीधा होकर बैठ गया। उसे उस वक्त इमामा पर जैसे तरस आया था। यहाँ उसने सीधे होते हुए उसका बायां हाथ पकड़ा। वो झिझकी, टिटकी, फिर उसके आगोश में आ गई। साला ने उसके दोनों हाथों को उसकी शॉल के अंदर करते हुए उसकी शॉल को उसकी गिर्द और अच्छी तरह से लपेटते हुए किसी नन्ही बच्ची की तरह उसे अपने सीने से लगाते हुए थपका और उसका सिर चूमा। कोई कुछ नहीं कह रहा और कोई कुछ नहीं कर रहा। हर कोई अपनी जिंदगी में मसरूफ है, और अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा सब कुछ। तुम अब उन चीजों के बारे में परेशान होना छोड़ दो। वो उसे गोद में ले अब दोबारा रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। फिर तुम अपसेट क्यों हो? मैं मेरे अपने बहुत से मसले बड़बड़ाया। इमामा ने गर्दन ऊपर करते हुए उसका चेहरा देखने की कोशिश की। इतने दिनों में पहली बार उसे इतना संजीदा लगा था। सालार, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर हूँ भी तो तुम उसकी वजह नहीं हो। अब दोबारा मुझसे सवाल मत करना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसने कुछ सख्त लहजे में झड़कने वाले अंदाज में उसकी बात काटकर सवाल से पहले जवाब दिया, जैसे उसका जहन पढ़ रहा था।
उच्चला में कुछ बोल नहीं सकी। उसका लहजा बहुत सख्त था और सालार को भी इसका एहसास हो गया था। तुम क्या कह रही थी मुझसे कि किचन के लिए कुछ चीजों की जरूरत है? उसने इस बार बेनर्मी के साथ मौजू बदला। इमामा ने एक बार फिर उसे उन चीजों के नाम बताए। कल चलेंगे रात को ग्रोसरी के लिए। इमामा ने इस बार कुछ नहीं कहा। उसके सीढ़ी पर सर रखे वो दीवार पर सॉफ्ट बोर्ड पर लिखे बहुत से नोट्स, डेडलाइंस और कुछ अजीब से इंडेक्सेस वाले चार्ट्स देखती रही। फिर उसने सालार से पूछा, तुम बैंक में क्या करते हो? एक लम्हा के लिए चौंका। फिर उसने उसकी नजरों का ताक़ुब करते बोर्ड पर नजर डाली। मैं बेकार काम करता हूँ, वो बड़बड़ाया। मुझे बैंकर्स भी अच्छे नहीं लगे। इमामा को अंदाजा नहीं हुआ कि उसने कितनी गलत वक्त पर यह तबसरा किया है। जानता हूँ तुम्हें डॉक्टर्स अच्छे लगते। सालार के लहजे में खनकी आई थी। हाँ, मुझे डॉक्टर्स अच्छे लगते हैं। इमामा ने सादा लहजे में बोर्ड को देखे हुए कुछ भी महसूस किए बगैर उसकी सीढ़ी पर सर रखे उसकी तायद की। ये कहते उसे जलाल का ख्याल नहीं आया था, लेकिन सालार को आया था। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम बैंक में क्या करते हो? इमामा ने दोबारा पूछा। मैं पब्लिक रिलेशनिंग में हूँ। उसने झूठ क्यों बोला वो खुद भी समझ नहीं पाया था। इमामा ने बेख्तियार इत्मीनान भरा सांस लिया। ये फिर भी बेहतर है। अच्छा है तुम डायरेक्ट बैंक में नहीं हो। तुमने क्या पढ़ा था सालार? मास कम्युनिकेशंस। एक के बाद एक झूठ बोल रहा था। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है। तुम्हें कुछ और बनना चाहिए था, यानी डॉक्टर। सालार से लगा, लेकिन इमामा खिलखिला कर हंसी। मास कम्युनिकेशन पढ़कर तो डॉक्टर नहीं बन सकते। सालार ने जवाब नहीं दिया। अगर उसका चेहरा देख लेती तो इतनी बेतकल्लुफी के साथ ये सारी तबसरे न कर रही होती। मैं डॉक्टरों से नफरत करता हूँ, सालार ने सर्द लहजे में कहा। वो बेख्तियार सालार से अलग हुई। क्यों? उसने हैरत से सालार का चेहरा देखते हुए कहा। उसका चेहरा बेतासुर था। कम से कम इमामा उसे पढ़ नहीं सकी। ऐसे ही? सालार ने कंधे उचकाते बड़ी सर्द मेरे से कहा। ऐसे ही कैसे? कोई वजह तो जरूर होगी। वो जज्बस हुई। तुम्हें क्यों ना पसंद है बैंकर्स? सालार ने तुर्की बतुर्की जवाब कहा। बददियानत होती, इमामा ने बेहद संजीदगी से कहा। बैंकर्स? सालार ने बेयकीनी से कहा। हाँ, इस बार वो संजीदा थी। वो सालार का बस अपनी गिद्द से हटाते हुए उठ खड़ी हुई। सालार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो अब करीब जाकर बोर्ड को देख रही थी। उस पर लगाए नोट्स और डेडलाइंस पढ़ रही थी। बैंकर्स लोगों का पैसा असासा महफूज रखते हैं। उसने अपने अकल में सालार को बड़े जताने वाले अंदाज में कहते सुना। और पैसा लोगों का ईमान खराब कर देता है। उसने मुड़े बगैर जवाब दिया। उसके बावजूद लोग हमारे पास आते हैं, सालार ने उसे अंदाज में कहा। इस बार इमामा पलटी, लेकिन वो आप पर भरोसा नहीं करते। वो मुस्कुरा रही थी, मगर सालार नहीं। उसने खामोशी से उसका चेहरा देखा, फिर अस्बात में सर हिलाया। एक बददियानत बैंकर सिर्फ आपका पैसा ले सकता है, लेकिन एक बददियानत डॉक्टर आपकी जान ले सकता है। तो फिर ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? इस बार इमामा बोल नहीं सकी। उसने चंद मिनट तक जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक दिन सालार से कहा, अगर मैं डॉक्टर होती तो फिर भी तुम्हें डॉक्टर से नफरत होती? वो अब उसे जज्बाती दबाव में ले रही थी। एक गलत था, लेकिन अब और क्या करती? मैं मुमकिनात पर कोई नतीजा नहीं निकालता, ज़मीनी हकाइक पर निकालता हूँ। जब अगर एक्सिस्ट नहीं करता तो मैं उस पर राय भी नहीं दे सकता। उसने कंधे उचकाकर साफ जवाब दिया। इमामा का रंग कुछ फीका पड़ गया। जवाब गैर मतौखा था, कम से कम सालार की जबान से। ज़मीनी हकाइक ये कि तुम मेरी बीवी और तुम डॉक्टर नहीं हो। मैं बैंकर और मैं डॉक्टर से नफरत करता हूँ। उसके लहजे की ठंडक पहली बार इमामा तक पहुंची। लहजे की ठंडक या फिर आंखों की सर्द मेहरी। वो बोल नहीं सकी और नहीं हिल सकी। एक हफ्ते में उसने उसी तरह तो कभी उससे बात नहीं की थी। रात बहुत हो गई है, सोना चाहिए हमें। वॉल क्लॉक पर नजर डालते हुए उसे देखे बगैर कुर्सी से उठकर चला गया। वो दीवार के साथ लगी झूलती हुई कुर्सी को देखती रही। उसके बदलते मूड की वजह से समझ नहीं सकी थी वो कोई ऐसी बात तो नहीं कर रही जिस पर वो उस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करता। वो वहाँ खड़ी अपनी और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू को शुरू से याद करने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे बैंकर्स के बारे में मेरे कमेंट्स अच्छे नहीं लगे। वो जैसे तज्जिया कर रही थी। जब वो दोबारा कमरे में आई तो कमरे की लाइट ऑन थी, लेकिन वो सो चुका था। वो अपने बेड पर आकर बैठ गई। सारा दिन काम करती रही थी, लेकिन बुरी तरह थक जाने के बावजूद उस वक्त उसकी नींद एकदम गायब हो गई थी। सालार के बारे में सारे अंदेशे जो उसके साथ गुजारे हुए एक हफ्ते ने सुला दिए थे, एकदम फिर से जाग उठे थे। वो
वो उसकी तरफ करवट ले हुए सो रहा था, उसका चेहरा देख रही थी। वो उसे चंद फीट के फासले पर था, कम से कम नींद की हालत में पुरसुकून लग रहा था। आखिर मर्द इतनी जल्द क्यों बदल जाती और इतने नाकाबिल एतबार क्यों होते? उसका चेहरा देखते उसने सोचा। उसकी रंजीदगी में इजाफा जरूर हुआ था। जिंदगी इतनी महफूज नहीं हुई थी जितनी वो कुछ घंटे पहले तक समझ रही थी। आज लाइट ऑन करके सोओगी क्या? सालार करवट लेते हुए बड़बड़ाया। ये यकीनन गहरी नींद में नहीं था। इमामा ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी, लेकिन वो सोने के लिए नहीं लेटी थी। अंधेरे में सालार ने दोबारा उसकी तरफ करवट ली। तुम सो क्यों नहीं रहे? अभी सो जाऊंगी। सालार ने हाथ बढ़ाकर अपना बेड साइड टेबल लैंप ऑन कर दिया। इमामा ने कुछ कहे बगैर कंबल खुद खींचा और सीधे लेटते उसने आंखें बंद कर ली। सालार चल में उसका चेहरा देखता रहा, फिर उसने लैंप दोबारा ऑफ कर दिया। इमामा ने दोबारा आंखें खोल ली। तुम्हें सहरी के वक्त भी उठना है इमामा? उसे हैरत हुई। उसने अंधेरे में भी उसे आंखें खोलते हुए कैसे देख लिया था। गर्दन मोड़कर उसे सालार की तरफ देखने की कोशिश की, उसे कुछ नजर न आया। तुम्हें पता है सालार, दुनिया का सबसे बेहुदा काम कौन सा है? उसने सालार की तरफ करवट लेकर कहा। क्या? शादी, उसने बेसाख्ता कहा। चंद लम्हे खामोशी के बाद उसे सालार को कहते सुना, आई एग्री। इमामा को बेख्तियार दुख हुआ। कम से कम सालार के सिपा से उतरना चाहिए था। उसे सालार का बाजू अपने गिर्द हमाइल होते हुए महसूस किया। वो अब उसकी पेशानी चूमते हुए कह रहा था, गुड नाइट। यह उसे सुलाने की एक और कोशिश थी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर उसने कुछ बेचैन होकर कहा, सालार। सालार ने बेख्तियार गहरा सांस लेकर आंखें खोल दी। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। झूठ जरूरी था लेकिन सच बेहद मुज़र था। तुम मेरे साथ इतने रूड हुए, उसने बुलाकर शिकायत की। ऑफिस की किसी प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ अपसेट था, शायद इसलिए रूड हो गया, उसने माजरत की। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। कैसा प्रॉब्लम? होते रहते हैं इमामा, यू जस्ट डोंट वरी। अगर आइंदा कभी भी मेरा ऐसा मूड हो तो तुम परेशान मत होना, न ही मुझसे ज्यादा सवाल करना, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। इमामा की समझ में उसकी तवज्जो नहीं आई थी, लेकिन वो पुरसुकून हो गई थी। मैं इसलिए परेशान हो रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी। मैंने बैंकर्स को बुरा कहा था ना, इसलिए। तुम्हें तो 7 खून माफ कर सकता हूं मैं, ये तो कोई बात ही नहीं। उसने एक बार फिर गहरा सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो, डॉक्टर्स में बहुत सी बुराइयां होती है, लेकिन मुझे बस अच्छे लगते हैं वो। बस मोहब्बत है मुझे डॉक्टर से। मैं भी उनकी सारी खामी इग्नोर कर सकती हूँ। सालार की आंखों में नींद एकदम गायब हो गई। वो किसी और हवाले से वजाहत दे रही थी। उसने उसे किसी और पेराए में लिया। तुम्हें वाकई डॉक्टर से नफरत है? और बेकिनी के साथ पूछ रही थी। जो चीज तुम्हें पसंद हो मैं उससे नफरत कर सकता हूँ? मजाक कर रहा था मैं। इमामा के होठों पर मुतमईन मुस्कुराहट आई। उसने भी सालार के गिर्द अपना बाजू हमाइल करते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही, तुम भी सो जाओ। उसने आंखें बंद कर ली। उसके बालों पर उंगलियां फेरता रहा। महबूब की तो खुसूसियात यूनिवर्सल होती हैं, वो बेनियाज होता है और वो अपनी बेनियाजी से बेखबर भी। और ये दोनों खुसूसियात उसके महबूब में भी थी। जलाल अंसर से उसे एक बार फिर शदीद किस्म का हसद महसूस हुआ, लेकिन रश्क उसे अपने आप पर भी आगे उसके पास थी और उसकी थी। साहब ने न्यूज़पेपर का कहा था कि आपसे पूछ लो, अरे मैगजीन से, इनमें से जो पसंद है बता दे, मैं ले आया करूंगा। न्यूज़ ऑकर ने उसे एक कागज थमाते हुए कहा जिस पर अखबारात और मैगजीन्स की एक लिस्ट थी। वो नींद में बेल बजने की आवाज पर उठाई थी। कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कह रहा है। सालार के घर उसने सिर्फ इतवार को अखबार देखा था, वो भी सालार ने हॉपर से खुद लिया था। वो खुद ऑफिस में अखबार देखता था। अब वो यकीनन उसकी वजह से अखबार लगवा रहा था। एक नजर उस लिस्ट पर डालकर उसने हॉकर के अखबार एक मैगजीन का बताया। वो अखबार उसे थमा कर चला गया। वो जमाइया लेते हुए अखबार अंदर लाई और रख दिया। 10 बजने वाले थे। खिड़की से बाहर धुंध छुट रही थी, लेकिन अभी भी कुछ थी। जितनी देर में मुलाजिमा आई वो अखबार देख चुकी थी। मुलाजिमा आज अकेली नहीं थी, उसके साथ माली भी था। वो फुरकान के पौधे देखने आया था। वो सालार के पौधे इतवार के दिन देखने आता था, या फिर नौशीन खुद उसके साथ वहाँ आती थी। सालार के अपार्टमेंट की चाबी उनके पास भी थी। आज नौशीन ने या इमामा की मौजूदगी की वजह से उसे भेज दिया था। वो उसके टेरेस पर जाने के कुछ देर के बाद खुद ही बाहर निकल आई। माली के पास खड़े खामोशी से उसे
देखे रहने के दौरान उसे एहसास हुआ कि उसे किसी किस्म की हिदायत की जरूरत नहीं। वो माहिराना अंदाज में अपना काम कर रहा तो वापस अंदर आ गई। मुलाजिमा ने बड़े पुरजोश अंदाज में किचन में रखे बर्तनों को नोट करने के बाद तारीफ की। इमामा बेख्तियार खुश हुई। बाजी, अब ये घर लग रहा है, उसने इमामा से कहा। वह सालार की स्टडी को वैक्यूम कर रही थी। इमामा मुस्कुराती सालार की स्टडी टेबल पर पड़ी डस्ट साफ करने लगी। बाजी, मैं करती हूँ, आप रहने दो, मुलाजिमा ने उसे रोका। नहीं, तुम बाकी सब कर लेना, मैं अभी फारिग हूँ इसलिए कर रही हूँ। वो उसे ये नहीं कह सकी कि वो नहीं चाहती कि सालार का कोई कागज इधर उधर हो जाए, लेकिन वो सोचती हुए भूल गई थी कि उस घर में स्टडी टेबल कितने अरसे से मुलाजिमा ही साफ कर रही है। मैं ट्रे दावती कार्ड्स के बंद और खुले लिफाफे से तकरीबन भरी हुई थी। इमामा ने एक लिफाफा खोल कर देखा। वो किसी इफ्तार पार्टी का इनविटेशन था। एक के बाद एक वो सारे लिफाफे खोल कर देखती गई। सब कार्ड किसी न किसी इफ्तार पार्टी या तकरीब से मुताल्लिक थे और बास कार्ड्स में तो 2 या 3 जगहों पर भी इनवाइटेड था। वो यकीनन बेहद सोशल जिंदगी गुजार रहा था, ये उसका अंदाजा था। यकीनन उसके घर आ जाने की वजह से पिछले 1 हफ्ते से उन पार्टीज में नहीं जा रहा था। ये उसका एक और तज्जिया था। 15-20 कार्ड्स देखने के बाद उसका दिल उछाट हो गया। उसने कार्ड्स उठाकर वापस रख दी। कुछ और कार्ड्स देखती है, नीचे मेल के किसी लिफाफा के एड्रेस पर नजर डाल लेती तो शायद उसे सालार का शोबा नजर आ जाता कि वो इन्वेस्टमेंट में था, पीआरई में नहीं। कम से कम ये झूठ तो जरूर पकड़ सकती थी। बाजी, रात को कोई मेहमान आए थे। वो मुलाजिमा की आवाज पर चौंकी। वो एश ट्रे हाथ में ले कुछ हैरानी से पूछ रही थी। नहीं, इमामा ने सवाल समझे बगैर कहा। तो ये सिगरेट किसने पिए? सालार साहब तो सिगरेट नहीं पीती। मुलाजिमा बेहद हैरान थी। इमामा कुछ देर बोल नहीं सकी। मुलाजिमा जैसे सालार के बयान की तस्दीक कर रही थी, यानी वो आखिरी आदमी नहीं था जो एक आध सिगरेट वो भी कभी कभार पीता होगा। उसे मुलाजिमा किसी मेहमान का पिया सिगरेट समझ लेती होगी। ओह हाँ, उसके कुछ दोस्त आए थे, मुझे याद ही नहीं था, इमामा ने चंद लम्हों के बाद कहा। इससे पहले कि वो कुछ और कहती डोरबेल बजी। मैं देखती हूँ, इमामा उससे कहकर बाहर निकल आई। लॉन्ड्री कलेक्ट करने आए हैं। दरवाजे पर एक लड़का सालार के कुछ ड्राई क्लैंड और धुले हुए कपड़े के हैंगर्स लिए खड़ा था। उसकी तरफ एक बिल के साथ बढ़ाते उसने कहा, कपड़े चेक कर ली। बिल के साथ लॉन्ड्री के लिए भेजे गए कपड़ों की लिस्ट भी थी। इमामा ने हैंगर्स लॉन्च में लाने के बाद बारी बारी लिस्ट और कपड़ों को मिलाना शुरू किया। कपड़े पूरे थे। मुलाजिमा तब तक बाहर निकल आई थी। इमामा बिल के पैसे लेने अंदर चली गई। जब वो वापस आई तो उसने मुलाजिमा को दरवाजे पर लॉन्ड्री बॉय को एक लॉन्ड्री बैग थमाते हुए देखा जिसके ऊपर एक लिस्ट चस्पा थी। यकीनन उन कपड़ों की लिस्ट थी जो लॉन्ड्री के लिए दिए जा रही थी। लॉन्ड्री बॉय राइटिंग पैड पर कुछ इंदराज कर रहा था। बाजे, आपने भी देने हैं कपड़े? मुलाजिमा ने उसे आते देख कर कहा। नहीं, मैं बिल देने आई हूँ। इमामा ने बिल की रकम उस लड़की की तरफ बढ़ाई। उसने जवाबन एक रसीद उसकी तरफ बढ़ा दी। बिल तो महीने के शुरू में इकट्ठा ही जाता है। मुलाजिमा ने इसे रोका। वो दरवाजा बंद करते हुए अंदर आ गई। इमामा ने रसीद पर नजर डाली। वो सालार के कपड़ों की लिस्ट थी जो लेकर गया था। तुमने लॉन्ड्री के कपड़े कहाँ से लिए? इमामा ने इस लिस्ट को पढ़ते मुलाजिमा को रोका। सालार साहब कपड़े बैग में डालकर ऊपर लिस्ट रख जाते हैं, लॉन्ड्री में ही रखते हैं बैग। मुलाजिमा कहकर दोबारा अंदर चली गई। इमामा ने बिल पर नजर डाली। लॉन्ड्री तो खुद भी कर सकती थी, हर हफ्ते इतने पैसे उस पर खर्च करना फजूल खर्ची थी, उसने सोचा। मुलाजिमा भी वहीं थी जब एक आदमी वो पर्दे लेकर आया था जो उसने बनने के लिए दिए थे। बाजी, आपने कोई पर्दे बनने के लिए दिए हैं? मुलाजिमा ने इंटरकॉम की बेल बजने पर रिसीवर उठाकर उनसे पूछा। इमामा कुछ हैरान हुई। हाँ, क्यों? वो नीचे गेट पर एक आदमी लेकर आया। गार्ड इंटरकॉम पर पूछ रहा है। हाँ, भेज दो, बाजी ने पर्दे बनवाए हैं। मुलाजिमा ने उसको बताकर रिसीवर से कहा। रिसीवर रखकर वो दोबारा लॉन्च साफ करने लग गई थी। किचन काउंटर पर ग्लास सेट को कपड़े से साफ करते हुए इमामा को अजीब तरह का एहसास से कमतरी हुआ। उसने इतने दिनों वहाँ चलते फिरते कई बार इंटरकॉम को देखा था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि उस इंटरकॉम की वहाँ क्या अफादियत है, जबकि दरवाज़ा इतना करीब था। मुलाजिमा उस घर की हर चीज़ को उससे ज़्यादा ज़हानत भर और सहूलत के साथ इस्तेमाल कर रही थी। सालार लाउंज अब अच्छा लग रहा है ना? सालार ने लाउंज की खिड़कियों पर लगे नी पर्दों पर एक नजर डाली। वो अभी चंद लम्हे पहले घर आया था। इमामा ने बेहद खुशी के आलम में आते उसे इत्तला दी।
वो न भी देती तब भी लाउंज में पहला कदम रखते ही वो उस वाज़ेह तब्दीली को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। बहुत उसने अपनी मायूसी को छुपाते हुए कहा। इमामा ने फकरी अंदाज में पर्दों को देखा। वो आज भी इफ्तारी रास्ते में ही कर आया था। इमामा ने इफ्तारी फुरकान के घर पर की थी और अब वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे थे। तो जनाब का आज का दिन कैसा गुजरा? खाना शुरू करते हुए सालार ने उससे पूछा। वो उसे पूरे दिन की एक्टिविटीज बताने लगी। आज उन दोनों के दरमियान होने वाली पहली तफसीली गुफ्तगू थी। सालार ने उसे दिन में 2 बार 1 या 1.5 मिनट के लिए कॉल की थी, मगर बात सिर्फ हाल अहवाल तक ही रही थी। यानी आज बहुत काम करना पड़ा। सालार ने उसके दिन की तफसील सुनकर कहा। क्या काम? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इमामा ने उसकी बात पर कुछ हैरान होकर उससे देखा। जितना भी किया है बहुत है। मैं तुम्हारी लॉन्ड्री खुद कर दिया करूंगी अगले हफ्ते से। इमामा ने सालार की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। और प्रेस भी कर दिया करूंगी। मैं तुम्हें कपड़े धोने के लिए नहीं लेकर आया। सालार ने इसकी बात काटी। मुझे पता है, लेकिन मैं फारिग होती हूँ सारा दिन और फिर मुझे अपने कपड़े भी धोने होते हैं, तो तुम्हारे भी धो सकती हूँ। तुम अपने कपड़े भी क्यों धोगी? लॉन्ड्री वैन हर हफ्ते आती है, तुम अपने भी दे दिया करो। सालार ने खाना खाते खाते रुक कर कहा। पैसे जाया होंगे, उसने बेख्तियार कहा। कोई बात नहीं। सालार ने उससे अंदाज में कंधे उचका कर कहा। इमामा ने उसका चेहरा देखा। और मैं सारा दिन क्या करूं? वही जो दूसरी औरतें करती है, सोया करो, टीवी देखो, फोन पर दोस्तों के साथ गुपशुप लगाओ। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे कोई दोस्त नहीं है, एकदम संजीदा हुई। सालार ने कुछ हैरान होकर उसका चेहरा देखा। कोई तो होगा। नहीं, कोई भी नहीं है। क्यों? वो खाना खाते खाते कुछ सोचने लगी थी। फिर उसने कहा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तो मैं इतनी खौफजदा रहती थी कि किसी को दोस्त बनाने का ख्याल ही नहीं आया। दोस्ती होती तो फिर सवाल होते मेरे बारे में, फैमिली के बारे में। फिर अगर कोई घर आता और अब्बू की फैमिली को कोई पहले ही से जानता होता तो, या सईदा अम्मा को ही। दोस्ती उस वक्त बड़ी महंगी चीज़ थी मेरे लिए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फिर ऑफिस जॉब में कोलीग्स के साथ थोड़ी बहुत गपशप होती थी, लेकिन मुझे अकेले रहने की इतनी आदत हो गई थी कि मैं लोगों के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। मैं उनके साथ घूम फिर नहीं सकती थी, उनके घर नहीं जा सकती थी, अपने घर नहीं बुला सकती थी। कैसी दोस्ती होती फिर? इसीलिए मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, पेंट करना अच्छा लगता था। लोगों से मेल जोल होना चाहिए, दोस्त होनी चाहिए। पहले की बात और थी, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा सोशलाइज होना चाहिए। अब तुम्हारा घर है, तुम कोलिग्स को इनवाइट करो, या कम से कम उनसे फोन पर ही बात कर लिया करो। वो उसे बड़ी संजीदगी से समझा रहा था। तुम कुछ सोशल हो इसलिए कह रहे हो? इमामा ने जवाबन कहा। हाँ, मेरी जॉब की जरूरत है सोशल होना। माह रमजान के बाद फंक्शन से डिनर भी है, कुछ तुम्हें मिलवाऊंगा, कुछ दोस्तों से भी, अच्छा लगेगा तुम्हें। उससे कह रहा था। मैंने तुम्हारे डेस्क पर देखे इफ्तार डिनर्स के कार्ड्स। तुम मेरी वजह से नहीं जा रहे? इमामा ने कहा। नहीं, मैं इफ्तार या पार्टीज या डिनर्स में नहीं जाता। साला ने सरसरी अंदाज में कहा। क्यों? वह हैरान हुई। क्योंकि मैं समझता हूँ ये पार्टीज माह रमजान की स्पिरिट का मजाक उड़ाती है। मैं माह रमजान में किसी के घर इफ्तार पर नहीं जाता। लेकिन फुरकान के घर तो जाते हो। इमामा ने बेसाख्ता का मुस्कुरा दिया। उस वक्त भी फुरकान के घर से आया वह खाना खा रहे थे। मैं फुरकान के घर माह रमजान से पहले भी खाना खाता रहा हूँ, और अगर वो मुझे इफ्तार या डिनर के लिए बुलाता है तो खाने में कोई एहतिमाम नहीं करता। हम वही खाते जो उसके घर में आम दिनों में पकता है, लेकिन आम दिनों में उसके घर ये नहीं पकता। सालार ने टेबल पर पड़ी 3-4 चीजों की तरफ इशारा किया। फिर वो मजीद हैरान हुई। ये सारा एहतिमाम फुरकान और भाभी तुम्हारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारी नई नई शादी हुई है, तो तुम्हारे लिए सहरी और इफ्तारी में भी एहतिमाम हो रहा है। वरना तो हम सादा खाना खाते हैं। माह रमजान में हम लोग अपने किचन के लिए ग्रोसरी आम महीनों की निस्बत आधा खर्च करते हैं, और आधे पैसे से हम किसी और फैमिली को पूरे महीने का राशन मंगवा देते हैं। खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा। साला ने उसे मतवजा किया। वो खुद खाना खत्म करके अब मीठा खा रहा था। ये डॉक्टर सब्ताली के घर की रिवायत थी। माह रमजान में उनके घर आने वाले राशन आधा हो जाता था। घर के तो मुलाजिमों की माह रमजान का राशन उस बाकी राशन की कीमत से आता था। इमामा, सालार ने फिर उसे खाने की तरफ मतवजा किया। वो खाना खाने लगी। सालार मीठा भी खत्म कर चुका था और अब मुंतजर था कि वो खाना खत्म कर ले। वो खुद साथ साथ सेल पर मुसलसल मैसेजेस करने में मसरूफ था। वो किसी हद तक बदल गया था और उसके अंदर आने वाली तब्दीली किसी हद तक डॉक्टर साहब की मरहूम मन्नत थी और किसी हद तक उसकी अपनी सोच की अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो खाना खाते हुए हमेशा उसकी खाना शुरू करने का इंतजार करता था। खाना खाते हुए कुछ न कुछ उसकी प्लेट में जरूर रखता था
और उसकी खाना खत्म करने के बाद ही खाने की टेबल से उठता। वो ये बातें नोट्स नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो ये नोट किए बगैर भी रह नहीं सकती थी। वो अजीब था, अजीब। उसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज इमामा के जहन में नहीं आया। डिनर के बाद और रात को किचन का सौदा सब खरीदने के लिए गए थे। इमामा ने अगर सालार की गुफ्तगू न सुनी होती तो यकीनन वो किचन के लिए एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई बैठी थी, लेकिन उसने खरीदारी करते हुए बहुत एहतियात से काम लिया। खरीदी जाने वाली ज्यादातर अशिया कंटेनर्स और जार सी थी। खाने पकाने का सामान उसने बहुत कम खरीदा था। आज उन्होंने एक और जगह से कॉफी पी थी। तुम्हारा प्रॉब्लम हल हो गया? इमामा को गाड़ी में अचानक याद आया। कौन सा प्रॉब्लम? साला ने चौंक कर उसे देखा। वो जिसकी वजह से तुम कल रात परेशान थे। इमामा ने उसे याद दिलाया। बेइख्तियार बड़बड़ाया, काश हो जाता। यानी नहीं हुआ? इमामा मुतफिक्र हुई। हो जाएगा। सालार ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसका चेहरा देखा। परसों मैं कराची जा रहा हूँ। सालार ने बात बदली। कितने दिन के लिए? वो चौंकी। सुबह जाऊंगा और रात को आ जाऊंगा। मैं महीने में 2-3 बार जाता हूँ कराची। तुम चलोगी साथ? वो हंसा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। एक दिन के लिए? हाँ। तुम ऑफिस के काम से जा रहे हो? मैं क्या करूंगी वहाँ? तुम अनीता के साथ शॉपिंग के लिए चली जाना। वो तुम्हें घुमा फिराएगी कराची। कभी गई हो पहले वहाँ? सालार पूछ रहा था। नहीं। वो कुछ एक्साइटेड होने लगी थी। समंदर उसे पसंद था और जिंदगी में पहली बार उसे समंदर देखने का मौका मिल रहा था। अनीता से टाइप करता हूँ प्रोग्राम में, ऑफिस में, तुम मेरी बहन के साथ बाजारों में। हम तो इसी तरह का हनीमून मना सकते हैं फिलहाल। वो इसे फिर छेड़ रहा था। वो हंस पड़ी। वो इसे कह नहीं सकती थी कि जिस जिंदगी को गुजार कर आई थी उसके मुकाबले में ये आज़ादी उसे जन्नत जैसी महसूस हो रही है।